कांग्रेस में जिसी शांति दूत परिवार की एक जिहादन महिला है, उसने तो संबित पात्रा के ट्वीट पे जाके कर दिया कि हम हत्या नहीं करते किसी की, हम इंडिकेट किया कि हम तो गाय बछड़ों को इन सब की हत्या नहीं करते, हम हलाल करते हैं। ये मोदी सरकार में जो लाते हैं तो ये मोदी सरकार को नहीं लाते, ये बहाना बनाते हैं मोदी का। और मूलतः इनका ये है कि आतंकवाद में जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी ये मदद करें, उनको कैसे सजा से बचाएं, कैसे उनको जेल जाने से रोकें। कि वो रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 45% है। 45% यानी लगभग आधी, और वो आधे से ज्यादा है। उसका कारण यह अभी खबर पढ़ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री बता रहा है कि 80 जहाज और हर जहाज में 5 मिसाइल लगी हुई थी, तो यानी 400 मिसाइल तैयार खड़े थे, और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान जो है मलबे का ढेर हो जाता। मलबे का ढेर। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एक फेक नैरेटिव है, फिर एक भारत को बदनाम करने का एक खेल शुरू किया गया है कि भारत में एक समुदाय विशेष, जैसे लोग कहते हैं कि शांति प्रिय हैं ये, वैसे दुनिया में कितना शांति फैला रहे हैं ये दुनिया देख रहा है। फ्रांस से लेकर अमेरिका तक, लंदन की सड़कों से लेकर नई दिल्ली की सड़कों तक लोगों ने देखा है। और जो कुकर्म पहलगांव में हुआ है उससे तो लोग थूकने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि एक मजहब के आड़ में एक समुदाय को पूछ करके हत्या की गई, हलाल किया गया। वैसे कांग्रेस में जिसी शांति दूत परिवार की एक जिहादन महिला है, उसने तो संबित पात्रा के ट्वीट पे जाके कर दिया कि हम हत्या नहीं करते किसी की, हम इंडिकेट किया कि हम तो गाय बछड़ों को इन सब की हत्या नहीं करते, हम हलाल करते हैं, और तुम्हें यदि जरूरत है तो कबाब खाने आ जाओ। इस तरह का नफरत एक मजहब को लेकर के, मतलब जहां रहेंगे उस समुदाय ये खेल होता है। ये दुनिया मान चुकी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हुए हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन एक नैरेटिव इस देश में बनाया जाता है कि वो ज्यादा संख्या में जेल में, उनके ऊपर अत्याचार होता है, ताकि एनजीओ गैंग भारत को बदनाम करके फंड पा सके और इस देश को बदनाम करने की साजिश रची जा सके। मनीष जी, ये साजिश जो है देश को बदनाम करने की बात में है। सबसे पहले ये साजिश है देश के अंदर आतंकवादियों को समर्थन देने की, आतंकवादियों को कवर देने की। और दर्शक जान लें कि जो पहले 2 आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कानून आए थे, 90 के दशक में आया था पोटा। तो पोटा को सिर्फ यही कह के हटाया गया था कि साहब जेलों में मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई, मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुसलमान ही जेल में बंद किए जाते हैं, इसलिए पोटा जो है मुसलमानों पर अत्याचार का एक कारण बन गया है, इसलिए पोटा को हटा दिया जाए। और इस पर बड़ा नंगनाच हुआ। इस पर उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह, वहाँ बिहार से लालू यादव और बाकी कांग्रेस के नेता ये खूब नाचे कूदे, और बाद में इन्होंने पोटा हटवाया। उसके बाद टाडा आया तो टाडा के खिलाफ भी इन्होंने यही नंगनाच शुरू किया कि साहब मुसलमान जो है बहुत जेल में बंद हो जाते हैं, और मुसलमानों को बड़ा जेल में बंद किया जाता है, उनकी संख्या बहुत हो जाती है और उन पर अत्याचार होता है। तो फिर वो टाडा भी हटा। तो मूलतः ये जो है आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए ये बहाना बनाते थे कि मुसलमान बहुत बंद है जेल के अंदर। और इसको और खुलकर, ये तो आतंकवाद के कानून का सहारा लेके मुसलमानों बात करते थे, और खुलकर मैं लोगों को याद दिला दूं कि 2012-13 में जब अखिलेश यादव ने यहाँ 19 आतंकवादियों पर से अपने मुकदमे वापस लिए थे, तो बाकायदा अखिलेश यादव ने बड़ी निर्लज्जता के साथ स्वीकार किया गया था, बल्कि ऐलान किया था कि मेरा चुनाव के समय वादा था कि जो निर्दोष मुसलमान बंद हैं जेल के अंदर उनको मैं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने ये आदेश दिया था। तो सोच लीजिए, उसमें से जो 19 लोग छोड़े गए थे उसमें छूटा तो कोई नहीं, 4-5 को तो फांसी की सजा हुई, बाकी उम्र कैद वगैरह की सजा हुई। और वो आतंकवादी अखिलेश यादव की निगाह में निर्दोष थे, उसने उनको छोड़ने का आदेश दिया था। 19 आतंकवादी थे। बाद में किस तरह हाईकोर्ट में फटकार लगी है, जूते पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, इसको मालूम कहानी। तो ये एक तरह से देश के खिलाफ दुश्मनी का बड़ा हथकंडा है कि मुसलमान जेल में बंद है, उससे सरकार दबाव में आ जाती है और पोटा और टाटा जैसे कानून हट जाते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में कैसा आतंकवाद फैला सब देखते हैं। दिल्ली बम विस्फोट हुए, बम्बई में बम विस्फोट हुए, अहमदाबाद में बम विस्फोट हुए, बम्बई पे हमला हुआ, सारे कर्म हुए। तो ये एक तरह से आतंकवाद का रास्ता साफ करने का सबसे मजबूत हथकंडा इन लोगों का रहा है कि मुसलमान बहुत बंद हो गए जेल के अंदर, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको बंद कर दिया जाता है। स्थिति क्या है ये आज दर्शकों को बताता हूँ मनीष जी।
कि 2030 के अंदर एक रिपोर्ट आई जो 2022 तक की थी। वो रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान की जेलों में उस समय तक कुल जो है 19-20% मुसलमान बंद थे, 19-20%। और इनकी आबादी 2011 की जो जनगणना थी उसमें 14.5% थी। तो जाहिर सी बात है, आज तो सब लोग कहते हैं 20% हो गए। तो जितनी इनकी आबादी करीब करीब उतने ही ये बंद है। ये 22 की है, 21 के अंदर 19% बंद है। उससे पहले अगर आप 20 में आ जाइए तो 18.7% बंद है। जरा मनीष जी दिखाइए, एक एक करके दिखाता हूँ। और आप अभी उसके बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी बताता हूँ कि कैसे झूठ फैला के देश के खिलाफ एक साजिश बड़ी गहरी चल रही है। इसको जरा दर्शक समझें, ये कैसा झूठ बोल के नाटक हो रहा है इस देश के अंदर। ये देखिए कि मुस्लिम 18.7% ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन डाउन फ्रॉम 20.2% ईयर अगो। और ये खबर है सितंबर 4 2022 की। ये और नीचे जो लगा हुआ है द शेयर ऑफ मुस्लिम इन इंडियाज टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन कंप्राइजिंग कन्विक्ट्स अंडर ट्रायल्स detainees and others declined to 18.7 in 2021 फ्रॉम 20.2% in 2020। यानी 2020 में 20.7 थी और 21 में 18.7 हो गई। ये आगे पढ़ दूं कि ऑल इंडिया प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, और इसके अलावा कोई सही आंकड़ा दे ही नहीं सकता। लेकिन ये है। और जरा आप बगल में आ जाइए, जो सबसे ज्यादा चौंकाता है ये है 2022 की कि फर्दर 65.2% अंडर ट्रायल्स इन 2022 where Hindu 2.6 percentage points less than the previous year and 19.3% were Muslim। ये 2022 में 19.3% थे। तो ये 1-2% के अंदर ही घूमा करते हैं। ये 18, 19, 20 इसके बीच में ये इनकी संख्या रहती है। और ये मोदी सरकार को कुछ ज्यादा आग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार आए तो मुसलमान बड़े बंद हो रहे हैं। तो इनकी कलाई खोलता हूँ मनीष जी, जरा अब आ जाइए और बगल में, और दर्शक उसको जरा देखें कि प्रेजेंट ये पढ़ा बता दिया मनीष जी। 19.3 थी 2022 में, यहीं तक का भी आंकड़ा आया है एनसीआरबी का। और जरा लास्ट वाला दिखाइए। नहीं उसी मनीष जी, उसी में आखिर में एक है। ये नीचे वाला तो अभी इनको नंगा करेगा। और बगल में आइए, और बगल में, और बगल में, इसके बगल में ये प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स 2013 मुस्लिम्स कंटिन्यू टू ओवर पॉपुलेट जेल्स इन इंडिया। अब हेडिंग देखिए, और ये खबर है अक्टूबर 2014 की। और इसमें जो हरा वाला है ये लिखा है द लेटेस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन प्रिजन पॉपुलेशन रिलीज टुडे रिवील्स दैट मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 19% ऑफ प्रिजनर्स इन जेल्स अक्रॉस द कंट्री। ये है, और ये 2013 के लिए है। 2013 में 19% थे। तब ना तो मोदी सरकार थी केंद्र में, ना कोई संघ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार का 10वां साल था, तब भी मुसलमान 19% ही थे। तो इनकी प्रकृति ये है। और ये 19% तब थे जब आबादी इनकी 14% थी। और उस समय ये इस तरह की बातें कर रहे थे। ये नीचे आप पढ़ दूं कि एज पर प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2000 report prepared and released by National Crime Record Bureau, a consultant of the Union Home Ministry, there were 1,29,608 कैंडिडेट। वो तो अलग है, ये भी एनसीआरबी की ही रिपोर्ट है जो अखबार में छपी है। तो मनीष जी हटा लीजिए इसको, जरा अब ये बताता हूँ कि दर्शक इसको समझे कि 2013 में भी 19% थे और 2022 में भी 19% है। तो इसमें किसी सरकार को ये दोष नहीं दे सकते। इसको जरा समझिए कि मोदी सरकार पे जो लादते हैं, तो ये मोदी सरकार पे नहीं लाते, ये बहाना बनाते हैं मोदी का। और मूलतः इनका ये है कि आतंकवाद में जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी ये मदद करें, उनको कैसे सजा से बचाएं, कैसे उनको जेल जाने से रोकें। तो उसके लिए एक बवंडर खड़ा किया जाता है कि मुसलमान बड़े बड़े हो गए और मुसलमानों की संख्या बहुत हो गई। जबकि इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और पूरी दुनिया में देखना चाहिए। अब आइए मनीष जी नीचे। अब जो नीचे मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद ये नंगे हो जाते हैं, जो कहते हैं ना मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो जरा नीचे आके देखें कि कितनी बुरी हालत है पूरी दुनिया के अंदर।
ये पहली खबर जो है, ये बता दूं, ये अमेरिका की है, हरियाली जो है ये अमेरिका की रिपोर्ट है, और ये लिखी भी एक मुसलमान ने, ये भी समझ लीजिए, तस्मिया खान, ये उसने लिखी है। और जरा शुरुआती में है कि द मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 1% ऑफ यूएस इनहेबिटेंट्स, यानी मुसलमानों की आबादी अमेरिका में केवल 1% है जनसंख्या का, बट दे मेकअप 9% ऑफ द कंट्रीज स्टेट एंड फेडरल प्रिजन पॉपुलेशन, यानी आबादी है अमेरिका की, मुसलमानों की अमेरिका में 1%, लेकिन जेल के अंदर उनकी आबादी में हिस्सेदारी है 9%, यानी जितने हैं उससे 9 गुना ज्यादा मुसलमान बंद हैं। तो यहाँ कौन, यहाँ क्या आरएसएस वाले सरकार चला रहे हैं? यहाँ क्या भाजपा सरकार चला रही है? यहाँ क्या मोदी राष्ट्रपति हैं? कौन है यहाँ पे? तो तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम ऐसे कर्म करते हो कि तुमको जेल जाना पड़ता हो, बड़ी संख्या में जाता। तो या एक तरह से इनके पूरी कौम के ऊपर ये आंकड़ा अपने आप मनीष जी बड़ा सवाल लगाता है कि इनका आचरण क्या है, ये चीज है। बाकी खबर छोड़ दीजिए और आइए बगल में, ये देखिए, ये इंग्लैंड की खबर है। मुस्लिम प्रिजनर्स इन इंग्लैंड मोर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फोर्स चैरिटी फाइन्स। और जो नीचे लगा हुआ है उस पर आ जाइए मनीष जी, खबर तो लंबी है। ये कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डाटा शोज देयर वर 15,594 मुस्लिम प्रिजनर्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स इन सितंबर लास्ट ईयर, अकाउंटिंग फॉर 18% ऑफ ऑल इनमेट्स, यानी जितने कैदी बंद थे इंग्लैंड की जेलों में, उसमें से 18% मुसलमान थे। और वो आगे लिख रहा है 18% ऑफ ऑल इनमेट्स डिस्पाइट कंप्राइजिंग ओनली 6.5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जितने पॉपुलेशन में परसेंटेज है उससे 3 गुना ज्यादा मुसलमान जेलों के अंदर बंद थे। क्यों? यहाँ क्या मोदी प्रधानमंत्री है क्या, या यहाँ पे भाजपा की सरकार है, या आरएसएस की सरकार है? और ये वहाँ गार्जियन अखबार इंग्लैंड की खबर है। और ये भी खबर जो है मनीष जी, इसकी डेट लिखी पड़ी है, ये 2025 की खबर है, 16 अप्रैल 2025 की, उससे 1 महीना पहले की। तो अपने आप में ये जो इंग्लैंड और अमेरिका की खबरें हैं, ये बताती है कि इसके कि हिंदुस्तान में कितने आराम से रह रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को इनको समर्थन करना है, आतंकवादियों को इनको आराम पहुंचाना है, मोदी सरकार को बदनाम करना है, भारत को बदनाम करना है। तो ये कैसा हल्ला मचाते हैं, कैसा हुड़दंग मचाते हैं, इसको नंगा कर रही हैं ये 2 रिपोर्टें। तो ये एक सच आप लोग के सामने लाना था। ये जब भी कभी हल्ला मचता है कि अरे मुसलमान बड़ा बंद, अरे बंद कहाँ है? जितने जो तुम्हारे कर्म है उसके वजह से तुम बंद हो, उसमें बताओ कोई निर्दोष बंद हो? तो ये और अमेरिका में तो 9 गुना ज्यादा है मनीष जी। तो जहां पर कानून का शासन है, जहां पर कानून सख्ती से लागू होता है, वहां तुम 9 गुना ज्यादा लोग बंद हो। और इंग्लैंड में 3 गुना ज्यादा बंद हो। और मनीष जी को बहुत लंबा हो जाता, मैंने ढूंढा और भी है कि फ्रांस के अंदर इनकी संख्या 3 गुनी है, इसी तरह इटली में ये 3 गुने हैं, ये इनकी सब जगह संख्या ज्यादा है। और उसके बाद हल्ला ये हिंदुस्तान के अंदर मचाते हैं, ये समझिए। बिल्कुल यही खतरनाक खेल है। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं, मुझे जब कई बार पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, कुछ लोग लिखते भी, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, आपको भी इसका लंबा अनुभव होगा, लता मनीष जी का नेट चला गया है, आ जाएगा अभी। हेलो, तब तक मैं आपको यही समझा रहा था कि ये जो हल्ला मचता है कि मुसलमानों को जबरदस्ती ज्यादा उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनको जबरन जेल में ठूसा जा रहा है, तो उनके इशारों की धज्जियां हिंदुस्तान को नहीं, उसकी धज्जियां अमेरिका की जेल के रिकॉर्ड और ब्रिटेन के जेल के रिकॉर्ड आपको बता देते हैं। और गूगल पे आप सर्च करिएगा तो आपको, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, सब जगह इनकी जितनी जहाँ पे इनकी संख्या है, जनसंख्या, उसके तुलना में इनकी 3 गुना 4 गुना ज्यादा ये बंद होते हैं जेल के अंदर। तो मूलतः इनके चरित्र पर ये बड़ा सवाल लगता है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर क्या कारण है, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कोई ये सरकारें होती है क्या? इसका मतलब तुम्हारा आचरण ऐसा है कि तुम जितने होते हो
उससे ज्यादा तुमको जेलों में पहुंचाया जाता। और वैसे भी ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म की अगर आप बात करिए तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा सरदर्द पूरी दुनिया का बना हुआ है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। ये बड़ी समस्या है ये। हेलो, थोड़ा रुकिए, आ रहा हूँ मरीज जी, दोबारा आ गए। जी, डिस्कनेक्ट हम हो गए थे। अभी हम यही कह रहे थे कि इस पूरे खेल को यदि आप देखेंगे तो चीजें इस रूप में समझ में आएगी कि कई बार कहा जाता है कि जेल में जो बंद कैदी हैं, वो जेल में बंद कैदी जानबूझ करके कुछ लोग जेलों में जाते हैं, लेकिन ये फरेब, ये नैरेटिव जानबूझ करके इसलिए फैलाई जाती है ताकि आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाए। और ये उस ये देश में, जिस देश में आप कह रहे हैं कि बाप दादा लोग ये कहा करते थे कि जिनके बाप दादाओं को पाकिस्तान प्रिय था, लेकिन वो गए नहीं। खेल ज्यादा इस रूप में भी होता है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ, और मनीष जी, तीसरी खबर बिल्कुल ताजी है कि जो कहते हैं ना मुसलमानों के साथ बड़ा यहाँ अत्याचार हो रहा है, बड़े बहुत उनका सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है। तो कल हम लोगों ने बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की जो खबर आई थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें 27 करोड़ लोग गरीबी बाहर आए। आज मनीष जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की रिपोर्ट रिलीज की है और पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसको देखकर मैं दहल गया। वास्तव में दुश्मन देश है लेकिन मैं दहल गया मनीष कि वो रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 45% है। 45% यानी लगभग आधी। और वो आधे से ज्यादा है। उसका कारण यह है, अभी खबर पढ़ रहा हूँ, फिर आप दिखा भी दीजिए दर्शकों को कि क्या स्थिति होगी वहां पर। कि the World Bank has revised the global income threshold used to measure poverty, resulting in a big increase in Pakistan's poverty head count, which now stands at 44.7%. However, ये लाइन जरा दो चार सुनिए कि however, expert caution that the updated figure may still not fully capture current realities due to reliance on outdated data from the 2018-19 household income and expenditure survey। ये जो वर्ल्ड बैंक ने अपना रिपोर्ट दी है, ये 2018-19 के हिसाब से दी है। तो ये और 18-19 के बाद हम सबके सामने है पाकिस्तान की क्या हालत होती चली गई, लगातार गिरता चला गया है। चाहे उसकी मुद्रा हो, चाहे उसका एक्सपोर्ट हो, हर चीज में कैसे वो भी मांगने की कगार पहुंचा है। तो पिछले 5-6 साल के अंदर वो और गर्त में गया है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो 45% का डाटा है ये सच नहीं है, संख्या इससे ज्यादा बड़ी और भयावह है। तो आप मान के चलिए कि 55 से 60% पाकिस्तान आज की तारीख में गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है मनीष जी। ये तो इसमें जरा जो यहाँ हल्ला मचाते हैं ना मुसलमानों के साथ, बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, कि ये जितने हैं इन सबके बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था, बड़ा सपनों का पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था वहां पर। और इसको जो है वो हम लोगों ने एजाज रसूल वाला जो बताया था इंटरव्यू, उसमें उसने खुलकर कहा कि मतलब यूपी के लिए तो उसने कहा कि खुलकर 100% लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए, और जिन्ना की बात, जो जिन्ना को कहना था, उस जिन्ना के कहने के अनुसार उसके पक्ष में वोट दिया था। जिन्ना का एक ही कहना था कि पाकिस्तान बनना है। तो वो लोग आज जब ये शिकायत करते हैं तो उनको ये आंकड़ा देखना चाहिए कि अगर तुम उसी पाकिस्तान में चले गए होते, अपने सपनों वाले पाकिस्तान में, तुम भूखों मर रहे होते, क्योंकि 55 से 60% लोग वहां पर गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जिनको दोनों टाइम भोजन नहीं मिल रहा है। और ये 55 से 60% है ये आंकड़ा, क्योंकि ये जो 45% का आंकड़ा आया है ये 18-19 के जो इनकम के आंकड़े थे उसके हिसाब से था। तो ये एक तीसरा मिथ है जो जिसको तोड़ता है
कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। कल वाला वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट और आज वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, तीसरी एक तथ्य है जो इनके सफेद झूठ को नंगा करती है और साथ ही साथ ये बताती है कि जो मुसलमान के नाम पे हल्ला मचाते हैं कि बड़ा हमारा अत्याचार हो रहा है, बड़ा हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो ये सिर्फ उन आतंकवादियों को कवर देने के लिए बचाते हैं जिनको पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के पकड़ते हैं और बंद करते हैं जेलों के अंदर। जैसे मैंने अखिलेश यादव को बताया कि 2013 में जब उसने आतंकवादी छोड़े थे तो उसने यही बहाना बनाया था कि हमने तो कहा था कि निर्दोष मुसलमानों को जेल से छोड़ेंगे, इसीलिए हमने इनके लिए छोड़ दिया था। इससे पहले अखिलेश यादव के बाप ने 90 के दशक में टाटा को हटाने के लिए बड़ा नंगनाच किया था, पोटा को हटाने के लिए बड़ा बवाल किया था। तो ये पूरी एक रणनीति है कि ये हल्ला मचाना शुरू कर दो कि मुसलमान बड़े बंद हो रहे हैं, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। सच इसके बिल्कुल विपरीत है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये बार बार ये फरेब घसा जाता है और हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सच बार बार बताया जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान का सच नहीं इन्हें पता रहेगा, जब तक पाकिस्तान की बर्बादी इन्हें नहीं दिखाई देगी, तब तक ये औकात में नहीं रहेंगे। हम और आप उस पीढ़ी से को बचपन में हमने देखा हुआ किस तरह से भारत पाकिस्तान के मैचों में एक समय में जब इमरान खान का दौर था, पाकिस्तान जब क्रिकेट में प्रभावशाली था, तो किस तरह से अपने आप को फील करते थे कि पाकिस्तान जीत। आज भी देखिए कि कई वीडियो यूट्यूबर्स के आते हैं, उसमें ये स्वीकार नहीं करते कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान का हाथ था। इनफैक्ट जब भारत ने जमकर कुटाई और थुड़ाई की तो कह रहे कि नहीं, इस तरह से मारने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान ने क्या किया है, अपनी सुरक्षा हम खुद नहीं कर पाए, भारत सरकार दोषी है। ऐसा लगता है कि नशा एकदम से उतरा नहीं है। जो ये लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने के दौर में हमारे बाप दादा ने स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान जाना, यही रहना स्वीकार किया, उनके झूठ का ये नंगनाच इस रूप में खुलता है। मैंने मनीष जी, पाकिस्तान की संसद में वहां का एक सांसद बयान कर रहा है कि वहां रहने वाले तो वहां कोई और तो बचे नहीं, कि मुसलमानों का भी जीना आपस में कैसे हराम कर रखा है। तुम अहमदिया हो, तुम फलाने फिरके हो, तुम दिमागे फिरके हो, तुम सिया हो, तुम सुन्नी हो, ये कहकर किस तरह से हराम कर रहे हैं आज की तारीख में 2025 में। जरा ये भी सुन लें, यहाँ पे जो रोना रोते ना कि हिंदुस्तान में बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा जैसा वो बयान कर रहा है पाकिस्तान की संसद के अंदर, ऐसा एक भी केस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है 140 करोड़ की आबादी में, जैसा वो 25 करोड़ में पाकिस्तान की हालत है। और ये कोई वजह का कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो देश की संसद के अंदर खड़े होकर आईना दिखा रहा है पाकिस्तान को। वो भी दिखाइए मनीष जी जरा। बिल्कुल, और मैं तो अभी देख रहा था कि अहमदियों को ये था कि अहमदियों को तो इन लोगों ने अभी जो बकरा ईद ये मनाए हैं, अहमदियों को इसकी इजाजत ही नहीं है कि अहमदिया जो है वहां पर जाकर के वो बकरा ईद मना सकें, ये इजाजत ही नहीं है अहमदियों को। वो ट्वीट मुझे सबसे ऊपर में है क्या वो? नहीं, उसके नीचे तीसरे नंबर पे है, रिट्वीट है, मेरा रिट्वीट है, इसके ऊपर ये के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ये हम सब मुसलमानों का ईमान है और हमारा ईमान कामिल नहीं जब तक ये ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है। अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। उससे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से तो मईशत बहाल
नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा। इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, खा वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। ये 78 साल बाद उस पाकिस्तान की ये हालत है जिसके लिए यहाँ के रहने वाले जो थे उनके बाप दादों ने वोट दिया था। ये बड़े सपनों का पाकिस्तान बनेगा, इस्लाम का पाकिस्तान बनेगा, इस्लामी जगत का नेता बन जाएगा। ये तो अब उनके लिए आईना है ये पाकिस्तान की सिचुएशन कि क्या हालत वहाँ पे कि दुनिया कहाँ जा रही है। और आज वो क्या रोना रो रहा है संसद के अंदर। और मनीष जी, ये दर्शकों के साथ कुछ लोगों को अभी ध्यान न दिया हो, 2-3 दिन में सबका पूरे देश का ध्यान उधर जाएगा कि 80 के बाद दूसरा अंतरिक्ष यात्री 10 जून को अंतरिक्ष में जा रहा है भारत का। ये हम जा रहे हैं अंतरिक्ष में, और वो कहाँ जा रहे हैं वो आपने सुना उस पाकिस्तानी संसद के मुंह से। और उसके बाद ये हालत देखने के बाद पाकिस्तान का जिक्र इसलिए करते हैं मनीष जी, वैसे पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना, हम श्रीलंका से की बात क्यों नहीं करते, हम नेपाल की बात क्यों नहीं करते, पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारे ही बाप दादों ने वोट देकर बनवाया था। तो पाकिस्तान तुम्हारे ही बाप दादों के सपनों का देश है। बिल्कुल। अक्सर ही मौका पर क्या पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, वहां जो हो रहा अत्याचार उसकी बात क्यों करते हो, यहाँ की बात क्यों नहीं करते हो? वो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे ही बाप दादों की कारस्तानी थी जो पाकिस्तान बना। तुम्हारे ही बाप दादों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, 100% मुस्लिम लीग को वोट दिया था, तब ये पाकिस्तान बना था। तो तुमको दिखाकर आईना दिखाते हैं कि ये है तुम्हारे बाप दादों का सपना, इस टाइप का पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादों ने बनवाया था। कैसा हाल कर दिया है उसका। इस सब की 55 से 60% लोग वहाँ भूखों मर रहे हैं। वहाँ पे धर्म के नाम पे ब्लेस्फेमी ला बना के उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और बाकी देश जो है किस हालत में जा रहा है ये दुनिया देख रही है। और साथ ही साथ कहाँ हिंदुस्तान के सामने उसकी क्या हैसियत है, इसको भी वहाँ के एक मंत्री ने ही बताया है, ऊर्जा मंत्री मुसादिक अली खान, क्या नाम है उसका, मुसादिक मसूद मलिक। उसने वो जरा ये भी ध्यान रखिए कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं कह रहा, ये अमेरिका में जाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो बयान दे रहा है। जरा उसका सुनिए बयान कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना फर्क हो चुका है, एक बहुत बड़ा फर्क। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rebels. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. सुन लिया आपने कि वो पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री बता रहा है कि 80 जहाज और हर जहाज में 5 मिसाइल लगी हुई थी, तो यानी 400 मिसाइल तैयार खड़े थे। और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान जो है मलबे का ढेर हो जाता, मलबे का ढेर। ये तैयारी थी और बिल्कुल मतलब 80 जहाज एक साथ उड़ रहे थे सीमा पर, भारत हिंदुस्तान की सीमा में तैनात थे। तो पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला था। ये बात अगर वो
सीज फायर ना करता तो वो कहाँ पहुंचता, ये बयान वो बता रहा है वहां का मंत्री। और उसके बयान को, इस अधेड़ को, जो कांग्रेसी अधेड़ है, इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी कोई नरसंहार करने नहीं निकले थे। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने निकले थे, और वो बदला भरपूर हुआ है, भरपूर। यानी 26 अगर मारे थे तो उसके 226 तो मारे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी और उनके फौजी। और उसके अलावा ये तो 26 आदमी मारे थे, 28 उनके अड्डे, 9 आतंकवादी अड्डे, और 21-22 उनके हवाई जहाज के बेस जो थे, एयरबेस, उनको ध्वस्त किया है। तो मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही घंटों में दे दिया था पूरे पाकिस्तान को। और वो जो 80 जहाज और 400 मिसाइल की बात कर रहा है मंत्री, वो सिर्फ इसलिए था कि अगर बहके तो फिर पूरा पाकिस्तान मलबा हो जाएगा। और ये बात नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे, कोई भारत का नेता नहीं कह रहा, ये बात पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है। और ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसी सेना को ये अधेड़ कांग्रेसी ये बताता है सरेंडर कर दिया और घुटने टेक दिए। तो इसके लिए क्या, इसके लिए दंड दिया जाए, क्या इसको सजा दी जाए, ये जनता तय करे और सरकार भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अमेरिका, उस दिन हम लोगों ने दिखाया भी, आज टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे थे कि कैसे असीम मुनीर के लिए वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल कैसे हो गया, ये फील्ड मार्शल कैसे हो गया, कौन सा जंग जीत लिया। मतलब इसने नैरेटिव ये तय करने के लिए कि भारत से ये जंग जीत गया, इतने जूते खाए, प्याज भी खाए, जूते भी खाए, और असीम मुनीर तमगा लेके घूम रहा है, इसीलिए इसे गाली दी जा रही है। अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमें बहुत जुटियाया गया। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हमारे इन एयरवेसों को नष्ट कर दिया गया, और मैं फजल का नमाज पढ़ रहा था तब असीम मुनीर का फोन आया, उसके बाद इतनी बेशर्मी के साथ इसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। कहा जा रहा है कि इतिहास में उसके शायद अयूब खान के बाद ही पहला फील्ड मार्शल है। 71 में भारत से जंग हारा, उसमें भी नहीं बनाया गया, लेकिन 65 वाले युद्ध में अपने आप को विजेता मान करके इसने फील्ड मार्शल बना दिया अयूब खान को। अब ऐसे हालात में जब खुद प्राइम मिनिस्टर उसका स्वीकार कर रहा है, दुनिया के देशों में माना जा रहा है सर कि ये भीख मांगने का एक सलीका नया हो गया है इसका, कि हमने इतने जूते खाए। अब ये खुद से अपने आप को बेनकाब कर रहा है इस भीख के लिए, क्योंकि चाइना तक भीख देने को तैयार नहीं है। उन जूतों की भीड़ में ये अधेड़ यहाँ का जूते खाने क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बयान की, और एक सच्चाई तो आज भी बिल्कुल जमीन पर दिख रही है। तो इस अधेड़ को जरा पाकिस्तानियों को पौवा लगाना चाहिए कि आखिर जिस नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए थे, वो क्या कारण है कि आज पानी नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान का। चिनाब वाला तट एकदम सूखा पड़ा है, पानी की बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान, और रिदिया रहा है, घिघिया रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है, लेकिन अभी पानी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं छोड़ा। तो ये काम कोई घुटने टिके हुए प्रधानमंत्री करता है क्या? तो ये अधेड़ जो है, जो पाकिस्तान के एजेंट की भूमिका निभा रहा है देश के अंदर, इससे पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि इस रूप में नेता प्रतिपक्ष होकर के किस स्तर तक राहुल गांधी गिरे हैं, इनको खुद एक तरह से पाकिस्तानी ही दुनिया भर में घूम घूम करके खुद को बेनकाब करके उस सच को बता रहा है। बिल्कुल।